अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं आज जो है हर क्षेत्र में आगे हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो अग्रसर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ, मुकाम की तरफ। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इन महिलाओं के पीछे जो बैकबोन है, जो उनको प्रोत्साहित करती हैं और जो उनको सही दिशा दिखाने का काम करती हैं, उसके पीछे भी एक महिला ही होती है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने समाज सेवा, आदिवासी पाड़े के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से न्यौछावर कर देना और राजनीति में भी एक सफल मुकाम हासिल करना काफी नामुमकिन होता है, लेकिन उन्होंने तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए इस नामुमकिन को मुमकिन किया है, जिनका नाम है विद्या चौहान, जो एनसीपी की विधायक हैं। वो हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले तो आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते मैम, आज बात करें महिलाओं की, तो महिला आज हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस सेक्टर हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह महिलाएं आगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के पीछे भी एक महिला का ही हाथ है। जैसे एजुकेशन की बात करें तो सावित्रीबाई फुले का नाम आता है, और महाराष्ट्र की खास तौर पे बात करें तो महाराष्ट्र की धरती पर तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं को लेकर काफ़ी संघर्ष भरी लड़ाई लड़ी है। अगर बात करें विद्या चौहान जी की, तो किस तरह से शुरुआत हुई? देखिए, पहले तो मैं सावित्रीबाई फुले जी को वंदन करती हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। जो महाराष्ट्र को, जो हम लोग कहते हैं कि पुरोगामी महाराष्ट्र, इसी की वजह ये पहचान है कि ऐसे बहुत बड़े लोग, महापुरुष यहाँ हो गए कि जिनके विचार और सिद्धांतों पे चलने की शायद हमें बचपन से ही आदत हो गई है। तो मुझे भी लगता है कि जब संघर्ष शुरू हुआ तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के बाद जो संघर्ष हम लोग करते हैं वो आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक पद पे होते हैं, आपको प्रतिष्ठा होती है। प्रशासन खास करके इस बात को देखता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति कौन है। अगर वो कोई नगर सेवक होगा, कोई आमदार होगा, तो मुझे लगता है उनको उनकी बात माननी ही पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि सिर्फ सोशल वर्क करना और सोशल वर्क करते करते राजनीति में जाना, और राजनीति में अगर कोई पद हासिल होता है आपको तो उसका काम आसान हो जाता है, क्योंकि गरीबों के लिए जो काम करना चाहते हैं, तो अभी आप जाए कलेक्टर से मिलने तो आप कलेक्टर आपको बिठा के रखेगा, वो आए हैं, हम मीटिंग में है, ये है। लेकिन अगर आप नगर सेवक या आमदार बन के जाएंगे किसी म्यूनसिपल कमिश्नर के पास या किसी के पास, तो वो तुरंत आपको बुला लेगा, क्योंकि ऐसे नियम ही है। तो इसी की वजह से काम आसान होता है, और ये अनुभव मैंने लिया है। लेकिन अगर मैंने शुरुआत में जब राजनीति की, तो जब बाबरी मस्जिद का ये हुआ, पतन हुआ था, और पूरे पार्ला जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर इतना बड़ा संघर्ष हुआ था। उस टाइम शिव सैनिक भी बहुत बड़ी तादाद में उसमें थे, भाजपा वाले थे, साधुओं के मोर्चे निकलते थे। हम लोगों ने ये कहा कि भाई आपको अगर ये करना है तो, लेकिन लोगों के प्रश्न देखिए, महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। तभी भी मृणालताई गोरे, खास करके अहिल्याताई रांगणेकर, फिर ऐसी नेता, महिला नेता महाराष्ट्र में हुई है कि जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसी महिलाओं के साथ काम करते करते महंगाई विरोधी प्रतिकार समिति थी मृणालताई गोरे की, तो उसमें हम महिलाएं काम करती थी। तो हम लोगों को लगता था कि ये मंदिर मस्जिद मुद्दा जो है, इसको इतनी हवा देने की वजह से माहौल सब खराब होता है। तो इसकी वजह से आपको जो लोगों के प्रश्न है, यानी देखिए महंगाई है, बेरोज़गारी है, तभी भी थी 30 साल पहले बहुत बड़ा लाटनी मोर्चा यानी बेलन मोर्चा निकल के हम महिलाएं जाती थी मंत्रालय में। अगर मंत्रालय में महिला जाती है, मृणालताई गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर ऐसा आए, तो मंत्रालय में पूरी भागदौड़ शुरू हो जाती थी। तभी इतना ये नहीं था कि भाई चेकिंग करो, अंदर जाओ, ये सब पास निकालो, गेट पास निकालो, ऐसा कुछ नहीं था। तो महिलाएं घुस जाती थी मंत्रालय में और पूरा शोर शराबा करती थी कि ये महंगाई कहाँ है, इसके ऊपर कोई लगाम लगाओ। तो मुख्यमंत्री से लेके मंत्री लोग भी डर जाते थे कि भाई ये सब देखो महिलाएं आई है। तो महिलाओं का करिश्मा ही एक था, नाम था, लड़ने की ताकत थी। और ये जो मंडल की लड़ाई थी,
मंडल आयोग ने जो आरक्षण दिया था वो ओबीसीओं को 27% दिया था, और मंडल आयोग लागू किया था वीपी सिंह साहब ने। और ये लागू होने के बाद जो गरीब तबके के पिछड़े लोग थे उनको ये पता नहीं चला कि भाई उनके लिए है, और जिनको पता चला कि भाई हजारों सालों से हम आरक्षण भुगत रहे हैं उनका कम हो जाएगा हिस्सा, इसलिए वो लोगों ने कमंडल निकाला। ताई, जिस तरह से आपने कहा कि महिलाओं का करिश्मा होता है, इसीलिए शायद भारत देश में नारी तू नारायणी का भी उपमा दी गई है महिलाओं की। अगर बात करें विद्या चौहान जी की, तो एजुकेशन के बाद सामाजिक कार्य और सामाजिक कार्य के बाद राजनीति में इंटर करना कितना कठिन रहा और किस तरह का संघर्ष रहा? देखिए, मैं जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे ग्रैंडफादर या मेरे दादाजी बहुत बड़े पद्मश्री कर्मवीर शिक्षण महर्षि थे। खानदेश में जो धुड़े करके जगह है वहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अंधों के लिए स्कूल निकालना, स्कूल कॉलेजेस, और शिक्षण महर्षि कहा जाता था उनको। डॉक्टर राधाकृष्णन उनको कर्मवीर टाइटल देने के लिए धुलिया में आए थे। उसके बाद उनका काम की इतनी सराहना हुई कि उनको पद्मश्री मिला। शायद मुझे लगता है उनकी वजह से ये खून में ही था कि गरीबों के लिए लड़ना चाहिए, कहीं अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और इस तरह से फिर मेरे पिताजी जो थे वो जज थे, और वो हमेशा उनके महाराष्ट्र भर सब जगह 2-2, 3-3 सालों में ट्रांसफ़र होती थी। हर स्कूल बदली होना, लोगों के साथ मिलना जुलना, ऐसा बचपन से एक वातावरण घर में ऐसा मिला। और मेरी माँ जो थी वो बहुत ही धाड़सी, क्या बोलते हैं आप उसको, कि उसको बहुत धाड़स था, बेधड़क थे। हाँ, उसकी वो वृत्ति मेरे में आ गई कि भाई अन्याय किसी के ऊपर सहन नहीं करना, कहीं भी अन्याय होता है तो बोलते हुए नहीं डरना। वैसे अगर मैं स्कूल और कॉलेज में मेरा इतिहास देखे तो मैं बहुत शांत लड़की थी, यानी कभी आवाज़ नहीं उठाना, कभी शांति से बैठना। अभी जो कॉलेज के उस ज़माने के लोग मिलते हैं तो कहते हैं तुम इतनी बड़ी राजनीति में कैसे जाके भाषण करती हो, कॉलेज में तो कुछ बात भी नहीं करती थी। लेकिन वो एक धाड़स मन में आ गया और शक्ति आ गई। कॉलेज में शांत, और जब सामाजिक कार्य में इंटर हुई तो शायद वो चीज़ें जागृत हुई, जैसे आपने कहा कि खून में ही था समाजकरण। अगर बात करें सामाजिक मुद्दों की, तो सामाजिक मुद्दे बहुत सारे हैं ताई, लेकिन जब काम करना होता है उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। जब आपने सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी पड़ी और उससे किस तरह से निवारण किया गया? देखिए, हमेशा, यानी मुझे पहले कभी पता नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगी। जैसे जैसे मैं काम करती गई वैसे, जब मैंने आपको कहा मंडल आयोग हुआ, बाबरी मस्जिद का हुआ, पार्ला में सब वातावरण ख़राब हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब तबके के लोग हैं, चाहे कोई हिंदू धर्म से हो, कोई मुस्लिम धर्म से हो, कोई क्रिश्चियन से, लेकिन सबको ये हासिल, यानी इसका भुगतना पड़ता है। तो गरीब तबके के लोगों का ही हाल होता है। तो इसलिए ऐसे प्रश्न समाज में नहीं उठाने चाहिए। सिर्फ गरीबों के लिए, जो चाहे धान की दुकान हो, रेशन की दुकान हो, तो रेशन के प्रश्न है तो उनके लिए वो होना चाहिए। बेरोज़गार युवकों को नौकरियां नहीं तो उनके लिए नौकरी का ये आवाज़ उठाना चाहिए। लोगों के पास घर नहीं है, अभी मुंबई जैसे शहर में आपको मालूम है कि 65 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। बहुत मजबूरी से रहना पड़ता है क्योंकि घरों की कीमतें इतनी बड़ी है कि वो सामान्य आदमी को, मध्यम वर्ग को भी नहीं घर लेना खरीदना मुश्किल है। तो ये स्लम्स के लोग हैं, उनको अच्छा रहना मिलना चाहिए, उनको अच्छा घर मिलना चाहिए। तो ये सब, इसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन उठाए थे। जब हम लोग ये आंदोलन करते थे, लोकल ट्रेनों के लिए मैंने बहुत सारे आंदोलन किए, क्योंकि मैं भी लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करती थी। उसमें भीड़ इतनी है, पुराने लोकल ट्रेन थे, बारिश में पानी टपकता था, इस तरह से हालत लोकल ट्रेन की थी। तो हम लोगों ने ये तय किया, जो गरीबों की परेशानियां हैं, तो हम लोग संजय गांधी नेशनल पार्क के जो झोपड़े टूटे थे, तो 79,000 लोगों के आदिवासी पाड़े, झोपड़े सब तोड़े गए थे बुलडोज़र से। और ये बताया जा रहा था कि हाईकोर्ट के आदेश है, इसीलिए हम लोगों ने तोड़ा। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि भाई हाईकोर्ट के आदेश तो एक दिन में तो ऐसे आते नहीं है। तो हम लोगों ने उसके जब तोड़ने के लिए आए, मोर्चा निकाला, तो सब मोर्चे के बाद तो
नेता लोग चले गए, लेकिन मैं जब लोकल ट्रेन से आ रही थी, मोर्चे में जितनी महिलाएं शामिल थी, मैं उनको पूछ रही थी कि कहाँ घर टूटे, मुझे देखना है। तो मैं दामू नगर पहले बार गई थी, कांदिवली में जी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है वहाँ पर। तो दामूनगर की औरतें कह रही थी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी यहाँ पर है और हमारे झोपड़े हैं, तो हमारे झोपड़े कैसे तोड़े गए। तो मैं उधर जाने के बाद मुझे इतना दुख हुआ, कितने आदिवासी पाड़े, कितने लोगों के पुराने पुराने यानी 65 से रहने वाले लोग थे, 60 से 1956 से रहने वाले दहीसर में आदिवासी पाड़े में लोग रहते थे। तो ये सब जब होता था तो मैंने सोचा कि ये कैसे तोड़ा गया आदेश, ऐसा हाईकोर्ट कैसा आदेश दे सकता है। तो हम लोग उसके जड़ तक गए, कोर्ट के आदेश क्या है क्या नहीं है। तो हमको पता चला कि कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये फॉरेस्ट में है, वन विभाग में है, तो 18 महीने के अंदर इनका पुनर्वसन करना चाहिए। और उनको ये भी कहा था कि आपको अगर घर चाहिए तो आप पैसे भरो। लेकिन वहाँ के आमदार और खासदार, जो मुझे आज ही राम नाईक वहाँ पर खासदार थे और गजानन कीर्तिकर आमदार थे, लोग उनके पास गए तो लोगों को ये कहा कि भाई तुम लोग वन विभाग में रहते हो, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि वन विभाग कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है और झोपड़े कहाँ पर है, इसका ये होना चाहिए। उसका कोई सर्वे हुआ है क्या, डिमार्केशन हुआ है क्या, वहाँ कोई दीवार पार्टीशन किया है क्या, कुछ भी नहीं किया था। जहाँ भी फॉरेस्ट वालों की मर्जी, एक आनंद भारती करके एक क्रूर कर्मी था, वो वहाँ आते ही झंडा करता था और कहता था कल यहाँ के सब झोपड़े टूट जाएंगे। और पूरे ऐसा करते करते उसने केतकी पाड़ा तक, दहीसर के और मुलुंड में, वहाँ तक उन्होंने सब जितने इर्द गिर्द संजय गांधी नेशनल पार्क के, हालांकि संजय गांधी नेशनल पार्क यानी 103 स्क्वायर किलोमीटर का है और मुंबई का क्षेत्र है 447 यानी 447 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और संजय गांधी 103 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा था। फिर उसके बाद जो झोपड़े रहते थे वहाँ पर आप क्यों तोड़ रहे हो, कहीं डिमार्केशन नहीं, कहीं दीवार नहीं। तो हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि 9 करोड़ रुपए आपको सैंक्शन किए जाएंगे, गवर्नमेंट ने किए थे, तो वो दीवार बांधिए। तो कुछ भी नहीं किया था और खाली गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाना, लोगों को परेशान करना, ऐसा काम वहाँ पर चल रहा था। संघर्ष भरा लड़ाई आपने लड़ी आदिवासियों के लिए, जिसके लिए सामाजिक कार्यों को देखते हुए ही आपको जो है सामाजिक कोटे से ही आपको जो है एमएलसी पद मिला है, यानी विधान परिषद का सदस्य पद मिला है। लेकिन जिस तरह से ताई बात करें, एनसीपी ही क्यों? जी देखिए, पहले जब मैं ये सब काम कर रही थी तब मृणाल गोरे का जैसे मैंने नाम लिया, तभी मैं जनता दल में थी। फिर जनता दल की मुंबई की प्रेसिडेंट भी मैं रह चुकी थी। फिर उसके बाद जब हम लोग अनशन पे बैठे थे, मुझे लगता है 51 लोग, उसमें से 35 महिला थी और बाकी पुरुष थे। हम लोग जनता दल के कार्यालय के बाहर अनशन पे बैठे थे कि भाई ये सर्वे होना चाहिए। हमारी मांग यही थी कि फॉरेस्ट कहीं भी आके तोड़ता है वो बंद करो और यहाँ ज़मीनों का सर्वे करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डर लॉबी ने ज़मीनें खाने के लिए झोपड़ियों को तोड़ने का काम फॉरेस्ट के लोगों से किया था। तो हमारी मांग इतनी थी कि सर्वे होना चाहिए। तो हम लोग अनशन के लिए बैठे थे। तो हमारा अनशन छोड़ने के लिए तब आर पाटिल जी जो थे उप मुख्यमंत्री, और वो और सुभाष ठाकरे फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वो हमारे यहाँ आए थे। और हमारा अनशन 5वें दिन, हम लोग इतनी तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्होंने आके अनशन तोड़ा। और तभी मैंने लोकसभा का चुनाव भी वहाँ पे लड़ा था गोविंदा के खिलाफ, और बहुत अच्छा ये था, लेकिन माहौल था, लेकिन मेरे पास सिंबल नहीं था कोई। तो मैं उसमें चुनाव में जीत नहीं सकी, लेकिन वो क्षेत्र भी बहुत बड़ा था, लेकिन लड़ने की उम्मीद इतनी थी। उसके बाद हम लोगों का अनशन तोड़ने के लिए आर पाटिल साहब आए थे। फिर उन्होंने अनशन खोला और कहा था कि आपका ये सवाल है, हमारी गवर्नमेंट है, हम लोग पूरा हल करेंगे। उनके ऊपर विश्वास रख के हम लोगों ने ये अनशन तोड़ा था। उसके बाद मैंने सोचा था कि अभी राजनीति तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन स्लम्स के जो लोग थे उन्होंने कहा ताई नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमारा घर जब तक नहीं मिलता तब तक आपको राजनीति में साथ रहना चाहिए। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाएंगे। आर पाटिल साहब हमारा अनशन तोड़ने के लिए आए थे। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में 2004 में, मुझे आज भी याद है, हम लोगों ने प्रवेश किया था। और तब से लेके मैं आज तक राष्ट्रवादी कांग्रेस में ही हूँ। जिस तरह से हमने देखा है कि एक सिनेमैटिक आर्टिस्ट जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता और फिर राजनेता, और राजनेता में भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाना, कई सालों तक एमएलए एमएलसी की पद पर रहना, लोकसभा चुनाव लड़ना, विधानसभा चुनाव लड़ना,
और उसके बाद पार्टी में एक वर्चस्व बनाना, कैसे कन्वर्ट हुआ एक आर्टिस्ट से राजनेता की जो कहानी है, कैसे कन्वर्ट हुई ये कहानी? जी देखिए, मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में कमर्शियल आर्टिस्ट और सिरेमिक्स ये जो बनाया है ये मैंने ही बनाया है, ऐसा एक ही रह गया, अभी कुछ नहीं। इधर स्टूडियो ही था पहले, और मुझे बहुत मेरे पिताजी को भी मालूम था कि मुझे आर्ट की बहुत ये है। तो मुझे हस्बैंड भी ऐसा उन्होंने दिया कि भाई इंजीनियर होगा तो तुम्हारे कला को प्रोत्साहन देगा। तो मैं इधर स्टूडियो करके 18-18 घंटा काम करती थी, छोटे बच्चे, अपना घर, सास ससुर सब संभाल के मैं ये सब करती थी। लेकिन जब से संजय गांधी नेशनल का ये शुरू हो गया तब से मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, पूरा टाइम उधर। कोई भी फ़ोन करता था, ताई यहाँ बुलडोज़र आए, झोपड़े तोड़ने आए, आप जल्दी आइए। तो मैं यहाँ से मालाड तक चली जाती थी। तो फिर मैं ऐसे मकाम पे आ गई तो मुझे ऐसा लगा कि एक तो मुझे मेरी आर्ट छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो मुझे ये गरीबों को जो मैं मदद कर रही हूँ वो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इनको आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनको हर टाइम जब सभाएं होती थी, भाषण होते थे, तो हम लोग ये बोलते थे कि नहीं, आपको घर मिलेंगे, और वो घर जब तक नहीं होता तब तक मुझे कोई आर्टिस्ट वेटिस्ट, क्योंकि समाज का चित्र इतना बिगड़ गया है। तो अपनी आर्ट का क्या है, तो इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं लेकिन लोगों के लिए काम करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं राजनीति में जाके ही काम करूंगी। और शरद पवार साहब के पार्टी में जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी जो राजनीति है वो गरीब तबके से लेके ही किसान हो, आदिवासी हो, किसी भी क्षेत्र में पवार साहब का काम जो है उनका, मुझे जब उनसे मैं मिली तो मुझे ऐसा लगा, और उनके बारे में बहुत सारे बुक्स है उसमें पढ़ा, तो ये पता चला कि पवार साहब कुछ भी ना बोलते हुए भी कितना अच्छा काम करते हैं। तो उनका ही आदर्श करना चाहिए कि भी लोगों के लिए काम करते रहो। और इसी तरह से जब हम लोग हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, एडवोकेट MP वशी थे, उनका नाम मुझे खास लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में जितने भी हमारे मैटर थे उसके लिए एक पैसा न लेते हुए भी समाज के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने केस लड़ा और हमें जिता के दिया कि भाई ये सर्वे होना चाहिए। और 33,000 लोगों को पैसा भरने का जो काम, बड़ा काम था, ऑर्डर था कोर्ट का, वो वशी साहब की वजह से हमें मिला। और हम लोगों ने लोगों से 7-7 हज़ार रुपया भर के लिए, और जितने लोगों ने पैसे भरे उसमें से 13-14 हज़ार लोगों को आज संघर्ष नगर चांदीवली में घर मिला है। तब सुशील कुमार शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, और हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करते थे, मुख मोर्चा निकालते थे, लेकिन इसका फ़ायदा लोगों को हुआ। आज तक बाकी लोगों को भी घर बाकी है। अभी ये 7वें या 8वें मुख्यमंत्री है जिनके पास हम लोगों को जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि अभी भी लोगों का पुनर्वसन बाकी है, और मुझे लगता है जल्द ही पुनर्वसन होगा। बिल्कुल, जब तक जीवन में संघर्ष ना हो तो आप मंजिल नहीं पा सकते हैं। और विद्या चौहान जी ने जीवन के संघर्ष के साथ साथ समाज का जो चित्र था उसको भी बदलने का काम किया है। ताई, जिस तरह से आज राजनीति की बात करें, देश की राजनीति किस करवट बदल रही है, आप क्या कहेंगे? बहुत दुख होता है, बहुत खराब लगता है कि राजनीति ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि देश का जो संविधान है उसको ही, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उस ज़माने में कितना 18-18 घंटे, 22-22 घंटे काम करके उन्होंने वो संविधान बनाया देश का, और ये संविधान को ही इसकी तोड़ मोड़ करने का काम अगर शुरू हो गया है तो उसके लिए बहुत दुख होता है। और ये लगता है कि हम लोग क्यों नहीं कुछ कर पा रहे। लेकिन पूरी सत्ता का दुरुपयोग करके ये जो सरकार आज बैठी है केंद्र में, उसने जो काम शुरू किया है, इसके लिए बहुत दुख होता है कि इससे परेशानी गरीबों की और बढ़ती है। जो BPL हम लोग बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लेन, यानी गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोग, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 40% के लोग 20% तक बाहर आ गए थे। और आज अगर देखें तो मोदी साहब कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो उनको मुझे कहना है कि मोदी साहब, इतने 80 करोड़ लोगों को आपने फिर से गरीब रेखा के नीचे डाल दिया है, ये बहुत गलत काम है। क्योंकि अन्न सुरक्षा कायदा जो था वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सोनिया गांधी जी के प्रयास से, और शरद पवार साहब जो 10 साल कृषि मंत्री थे, उनका जो काम था
उससे जो उपज बढ़ी थी इससे ये हुआ था, और उसी की वजह से आज गरीबों को 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है। तो इसका श्रेय आपको नहीं जाता। आप लोगों ने जो महंगाई बढ़ गई है, आज महंगाई चरम सीमा पर है। खाद्य तेल, गोड़े तेल जो हम लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ जो औरतें आती है, ताई तेल के भाव 200 रुपया किलो, दाल के भाव 200 रुपया किलो, चावल के भाव 60-70 रुपया किलो, कैसे क्या खाएंगे हम लोग। तो ये गरीबी बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। यानी जिस तरह पेट्रोल से कहें, डीजल, सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया था, जिस तरह से आप कह रहे हैं गरीबी जो है बढ़ गई है, लेकिन मोदी सरकार और वित्त मंत्री जो है उनका साफ तौर से कहना है कि भारत में गरीबी कम हुई है, मध्यम वर्ग जो आगे आ रहा है, इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है आज वो दुनिया के 5वें नंबर पर पहुंच गई है और आने वाले 5 साल में ये अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। राम का नाम लो और झूठ बोलो, ऐसा ये सरकार का काम है। मुझे बहुत दुख होता है कि ये विकास विकास कहते हैं, विकास जो मुंबई में ही जाओ ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ के वर्कर्स हैं, मैं जाके उनके साथ बात करती हूँ। आप एक बार आपका कैमरा और उधर जाके वो वर्कर्स को इंटरव्यू लो कि भाई आप आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से रहते हो। विकास ये लोग कर रहे, लेकिन उनको घर नहीं। दुख की बात ये है कि भाई एक आर्किटेक्ट है, बहुत सारा अच्छा ड्राइंग बना लेता है कि भाई मैंने ये फ्लाईओवर बनाया, मेट्रो का डिज़ाइन बनाया, ये बड़े बड़े टावर्स का डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन बनाने वाला नहीं करता है, इसमें मेहनत गरीब की है, जो श्रमदान वहाँ पर दे रहे हैं। आप कहोगे कि हम लोग उसको 500 रुपया रोज़ दे रहे, भाई दे रहे। 500 रुपये की कीमत क्या है आज? 100 रुपये के बराबर भी नहीं, आज इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो उसको रहने के लिए घर है क्या? तो नहीं है। जो डेवलपमेंट कर रहा है सब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वर्कर से, कोई यूपी से आता है, कोई उड़ीसा से आता है, कोई साउथ से आता है। तो ये मेहनत कश जो मजदूर है उनको आपने क्या दिया? मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा का काम कोरोना के कार्यकाल में 25,000 वर्कर्स वहां पर लगे रहे थे। ये संसद भवन जो हमारा पुराना संसद भवन है उसको बंद करने की क्या ज़रूरत थी? हमारा संसद भवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे बहुत सारे नेताओं का नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई नेता जिस संसद भवन में बैठे थे, जिन्होंने वहाँ पर भाषण किए थे, विचार विमर्श किया था, वो साक्षी है वो वास्तु। उस वास्तु का पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोग कहेंगे तो हमारे जैसा संसद भवन नहीं है। लेकिन मोदी जी जिद पकड़ के बैठे कि उनको नया संसद भवन बनाया, और उन्होंने सेंट्रल विस्टा का काम 25,000 वर्कर्स रोज़ कोरोना काल में कर रहे थे, जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया था, जब दिल्ली में हॉस्पिटल्स बनना चाहिए थे, दिल्ली से पूरे देश में हॉस्पिटल्स बनना चाहिए थे, लेकिन हॉस्पिटल्स नहीं बने। और वहाँ पर सेंट्रल विस्टा के नाम से वहाँ पर जो अच्छे अच्छे नेशनल म्यूज़ियम जैसी बिल्डिंगें तोड़ दी, अच्छे बिल्डिंगें तोड़ दी, नेहरू भवन तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र लड़े में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ऐसे लोगों के नाम नहीं होने चाहिए, और सिर्फ मोदी जी का नाम होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वो सेंट्रल विस्टा बनाया, 40,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर बर्बाद किया। ऐसे कोरोना पीरियड में तो हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, लेकिन वो नहीं बनाया। तो ये सब जो है, ये इतनी दुख भरी बातें हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ, और नया संसद भवन खड़ा किया आपने। जिस तरह से ताई आपने कहा कि जब बाबरी विध्वंस हुआ तो पार्ला या मुंबई या पूरे देश का माहौल पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन आज बाबरी की जगह पर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हाल ही में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उसके पहले जिस तरह के राजनीतिक माहौल बनाए गए, उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मैं खुद एक हिंदू हूँ जी। मैं पूजा पाठ किए बगैर नहीं निकलती। मैं जहाँ पार्ला में रहती हूँ वहाँ 3 राम मंदिर है, एक चिमड़ा राम है, एक मद्रासी राम है, और एक यहाँ पर और एक राम मंदिर है। तो मंदिरों की देश में कमी नहीं है। मंदिर ले लोगों की भावनाएं भड़काना और उसके बाद ये कहना कि भाई श्री राम तो बोलना पड़ेगा, तो हमारे मन में राम है। तो मुझे तो कहना है कि बहुत आपको मैं तो बधाई दूंगी कि आपने राम लल्ला की मूर्ति की स्थापना की, मंदिर बनाया, पूरे देश में वातावरण किया, बहुत अच्छे, आपके लिए शुभकामनाएं। हम लोग भी हिंदू है, लेकिन इनका हिंदुत्व का जो ढोंग है
वो बहुत ही मुझे उसकी चिढ़ आती है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दलित वर्सेस हिंदू, ओबीसी वर्सेस हिंदू, ऐसा जो चल रहा है, तो ये मनुस्मृति लाने का ये काम चल रहा है। फिर से जिस मनुस्मृति ने महिलाओं को स्थान नहीं दिया, दलितों को स्थान नहीं दिया, ओबीसीओं को स्थान नहीं दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने 18 पगड़ जाति को सम्मान दिया। छत्रपति शाहू महाराज थे जिन्होंने पहले आरक्षण लाया। तो हम लोग वो राम चाहते हैं कि जो लोगों के लिए काम करे, लेकिन इनका जो राम है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम दरी बढ़ाने का। भी देखिए, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब जितने आप दिल्ली इसमें गए होंगे, क्या बोलते हैं, इंडिया गेट, वहाँ पर नाम लिखे हैं शहीदों के नाम, तो उसमें से 18,000 शहीद मुस्लिम हैं, एक भी आरएसएस के लोगों का नाम नहीं उसमें। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो आरएसएस वाले अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, वो अभी सत्ता पे बैठे हैं और ये कहते हैं कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, महात्मा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, सारा किया वो हम लोगों ने किया। तो ये झूठ बोल रहे। तो हमें इतना ही कहना है कि भले ही आप मंदिरें बनो, लेकिन मंदिर में श्रद्धा से जो भाविक जाता है वहाँ पर पैसे का दान देता है, तो वो पैसा कम से कम गरीबों के लिए खर्चा करो, गरीबों के लिए खर्चा करो। लेकिन जिस तरह से ताई आज अगर बात करें तो आरक्षण की आग बड़ी तेजी से फैल रही है, हर तरफ हर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में महिला आरक्षण की अगर बात करें, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, महिलाओं को हर जगह जो है वरीयता दी जा रही, महिला आरक्षण को लेकर क्या कहेंगी? महिला आरक्षण जो है स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में देने का काम किया वो शरद पवार साहब ने किया। वो मेरे पार्टी के इसलिए नहीं बोल रही हूँ। और 50% आज महिलाएं महापालिका में आज है, मुंबई जैसे शहर में भी। तो ये आरक्षण चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि आपको याद होगा कि 5000 साल से सिर्फ ब्राह्मण यानी सवर्ण जो ऊपर के लोग हैं उनको ही आरक्षण था, बाकी किसी को भी पढ़ने लिखने की भी इजाज़त नहीं थी। हम लोग क्या कहते, ब्राह्मण हैं चलो पूजा करें, उनकी पूजा करें, लेकिन जो बाकी तबके के लोग हैं उनको कम से कम जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो आरक्षण की वजह से जो ब्राह्मण समाज कितना है, 3% भी नहीं है। तो 97% जो समाज है बाकी का, उसको आरक्षण बांट दीजिए। लेकिन अभी इंदिरा साहनी का जजमेंट का ये करके उन्होंने क्या कहा है, कोर्ट नहीं कहता है, कोर्ट नहीं कहता है 50% आरक्षण है, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो ईडब्ल्यूसी का यानी आर्थिक जो कमकुवत लोग हैं उनको आरक्षण आपने 10% दिया तो वो 60% हो गया। अभी मराठा आरक्षण मांग रहे। हमारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जब थे और हमारी सरकार थी तो 16% आरक्षण मराठाओं को दिया था। तो धनगरों का कहना है, मुस्लिमों को 5% आरक्षण कोर्ट ने कहा था कि दे दो, लेकिन उनका क्यों नहीं दिया। तो हमारा कहना ये है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, अभी जाट है, उधर आप गुजरात में जाओगे तो पटेल है, पाटीदार है, ऐसे कितने लोगों के हर एक राज्य में ये आरक्षण की मांग है। तो वो समाज जितना है उसका एक सर्वे किया जाए और उनको आरक्षण दे दीजिए ना। ब्राह्मणों को 3% आरक्षण जो था वो सदियों से उन्होंने ये किया है। तो हम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। कई ब्राह्मण लोग बहुत अच्छे हैं, मैं पार्ला में रहती हूँ, यहाँ मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो ये नहीं चाहते। लेकिन आरक्षण तो सबको मिलना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा में और नौकरियों में, अभी नौकरियाँ रही कहाँ है। बिल्कुल ताई, जिस तरह से जो समुदाय है सबको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि शरद पवार जी ने आरक्षण की बात कही थी, शरद पवार जी ने कई सारी किताबें लिखी हैं, शरद पवार के ऊपर कई किताबें, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार जी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 सालों से, करीब 2 सालों से उठापटक, सत्ता संघर्ष की लड़ाई, पार्टी पर वर्चस्व, चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई, ऐसे में एक अडिग जो कहते हैं कि एक नेता के साथ उनका सैनिक जो है एकदम पूरी तरीके से खड़ा रहे, और वैसा काम आप लोग कर रही हैं क्योंकि आज भी पार्टी की सुनवाई लगातार जारी है। एनसीपी में जो बगावत हुई है, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कहेंगी? ये बगावत मैं उसके नहीं कहूँगी, ये ईडी का कमाल है। ये जो ईडी है, जो इनकम टैक्स की ये रेड पड़ती है, फिर सीबीआई आती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है आईबी है, तो ये सब केंद्र शासन की ये है। 5000 अभी तक ईडी ने ये की है। उसमें से कितने लोगों को सजा हुए? 36% 36 लोगों की इंक्वायरी हो रही है।
बाकी अगर ये जो मोदी और शाह की सरकार है, इन्होंने क्या किया है कि अगर आप मेरा नहीं सुनते हो तो आपके ऊपर ईडी लगा दो। तो आपकी धन संपत्ति घर के ऊपर अगर किसी ने ये किया तो फिर आप लोग डर जाते हो। अभी कितने लोगों को जेल में जाना पड़ा, छगन भुजबल भी जेल में थे, अनिल देशमुख जी को 13-14 महीने रखा गया था, लेकिन वो डट के रहे, वो डरे नहीं जेल से। लेकिन कितने प्रताप सरनाइक देखेंगे, भावना गौड़ी देखेंगे, राहुल शेवाड़े और कितने लोगों के नाम में लो जिन्होंने घुटने टेके हैं वो भाजपा में चले गए। उनकी इंक्वायरी के बाद में क्या हुआ पता नहीं आपको नहीं लगा चला। कभी ये खोखे सरकार है। आपको ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि हो सकता है कुछ मैं इस तरह से बयानबाजी करूं या कुछ बोलूं तो मुझे भी ईडी या जांच एजेंसियों का सामना करना पड़े? मैंने तो देवेंद्र फडणवीस जी को खुलेआम कहा कि उन्होंने जो कुछ गलत काम किए हैं तो देखो, हिम्मत है तो विद्या चौहान के ऊपर ईडी लगाओ, इनकम टैक्स की धाड़ डालो, मेरा बैंक बैलेंस देखो, मैंने समाज में 35 साल से काम, किसी ने 5 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर नहीं लिया और मैंने राजनीति में हमेशा समाज सेवा से ही की है। तो मैं क्यों डरूं? मैं तो डरती नहीं। लेकिन ये जो लोगों ने गलत काम किए उनके ऊपर ये करके उनको शरण में लाना। अभी भाजपा क्या कहती है कि हमारा पार्टी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, दुनिया में मोदी जी का नाम है। अरे लेकिन आपको लोकसभा के चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव के लिए आपके पास कैंडिडेट नहीं है। आपके पार्टी में कचरा भरा हुआ है क्या? आपको अजीत दादा की ज़रूरत पड़ती है, आपको एकनाथ शिंदे की ज़रूरत पड़ती है। ये तो मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगी। कभी प्रणीति शिंदे के पीछे जाएंगे हमारे पार्टी में, तो ये क्या चल रहा है? आपके पास नेता नहीं है, चुन के नहीं आ सकते। ये खोखे वाली सरकार है। जो देखा अपने जिस तरह से इन्होंने पहले सूरत में लेके गए, फिर वहाँ पर गुवाहाटी लेके गए, फिर 50-50 करोड़, बच्चा जानता है ये। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं चल रहा है, सब। जब ममता बनर्जी ने इनको अच्छा दड़ा सिखाया, जो ईडी के लोग थे उनको ही अंदर कर दिया उन्होंने कि उनके ऊपर ही केसेस दिए। तो ऐसा कुछ करना चाहिए ना कि ये लड़ेंगे तो हम क्या हथियार डाल के थोड़ी लड़ सकते क्या हैं। विद्या चौहान जी को भी ऑफर आए? मुझे तो ऑफर कब का आया था, कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, आप जैसी एक लड़ाकू महिला हमारे साथ आनी चाहिए। लेकिन मैंने बोला भाजपा के साथ तो मैं कभी विचारधारा ही नहीं जमती। तो अजीत पवार गुट से ऑफर आए कि आ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप लोगों ने काफी लंबे समय से काम किया है। नहीं, देखो, और कई सारे नेता टूट के जो है पवार साहब का जो साथ था, जो सबसे करीबी नेता थे, वो टूट के अजीत पवार के साथ जाकर मंत्री पद और उस पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं एनसीपी 2 गुटों में अब आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। जी देखिए, मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ। 35 साल से जो राजनीति में है वो लोगों को, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो उसको मालूम है विद्या चौहान किस चीज़ का नाम है। वो अपने ऊपर बोलेगी और कहेगी कि ये ऐसा मेरे को ऑफर पेपर नहीं देना, तो हिम्मत ही नहीं करता है कोई कि मुझे ऑफ़र दे, क्योंकि इतने बड़े वो नहीं है कि उनके पास इतना बड़ा पद नहीं है कि वो मुझे दे। आजकल राजनीति यानी पैसे की राजनीति हो गई, सत्ता की राजनीति हो गई, और वो राजनीति मैं कभी नहीं करती हूँ, उनको मालूम है अच्छी तरह। इसलिए सवाल था क्योंकि कई ऐसी महिला राजनेता थी जो एनसीपी में बड़े बड़े पोस्टों पे रही, लेकिन उनको ऑफर मिला या उनको ये कहें कि उनको कहीं ना कहीं ये मिला कि आप हमारे साथ आओ और ये पद मिल जाएगा। आज वो बीजेपी के साथ राजनीति कर रही हैं, आज वो अलग पार्टियों के साथ राजनीति कर रही हैं। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डर तो अपनी जगह है, लेकिन पोस्ट और पावर भी मायने रखती है? पोस्ट और पावर उनके लिए मायने रखती है जो खुद काम नहीं करते, जो कुछ दिखावा करके जाना चाहते हैं। अभी कई महिलाओं के नाम मैं लेना नहीं चाहती क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राजनीति ऐसा क्षेत्र है और कई क्षेत्र ऐसे हैं कि महिलाओं को अगर ऊपर जाना है तो वो सीढ़ी चढ़ के फटाफट जा सकती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि आप काम करना सीखो, लेकिन पद और प्रतिष्ठा मिलने के लिए पैसा मिले, ऐसा कहाँ का आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि भ्रष्टाचार महिलाएं नहीं करती, सिर्फ राजनीतिक लोग ही करते? महिलाएं भी वही है, महिला पुरुष वो भेद नहीं है। ज़्यादातर पुरुष इसलिए भ्रष्टाचार करते कि उनके घर में महिलाएं कहती है कि भाई पैसा तो कम पड़ता है, इसलिए कहा जाता है ना कि पुरुषों की कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ है। तो और मुझे ये नहीं समझ में आता ताई कि आज जो भ्रष्टाचार के आरोप दूसरी पार्टियों में होते हैं, वही भ्रष्टाचार तब खत्म हो जाता है जब आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है ना, हमारी सुप्रिया ताई बोलती है वॉशिंग मशीन है उनके पास, आइस जो आ जाए ईडी और ये सब का इंक्वायरी तो ये हो जाता है। तो इसी तरह से है, सब लोग डर जाते हैं और घुटने टेकते। भाई जेल में जाना कोई नहीं चाहता है। भले मैं तो बोलती हूँ अगर ये खोका सरकार खोके लेके गए तो 1 आध साल जेल में रह लेते, क्या बिगड़ता था।
थोड़े 8-10 महीने निकलते तो अजीत दादा मुख्यमंत्री बन सकते थे महाराष्ट्र के, लेकिन उनको भी ऐसा लगा कि जेल में जाने से अच्छा है बाबा सत्ता में बैठेंगे, उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा। अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास सुनवाई चल रही है विधायकों के अयोग्यता मामले को लेकर, और साथ ही चुनाव आयोग के पास सुनवाई चल रही है पार्टी के सिंबल और वर्चस्व को लेकर। क्या लगता है कि किस तरह का निर्णय आने वाला है? अभी शिवसेना की जो लड़ाई हुई 1 साल से शुरू हुई, उसमें हम लोगों ने देखा अभी बाला साहेब ठाकरे हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनकी हिम्मत हो गई। लेकिन शरद पवार साहब ने जो काम किया है, और राजनीति में क्या बाहर भी पूछो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस किसका पार्टी है, तो सब लोग बोलेंगे ये शरद पवार साहब ने पक्ष की स्थापना की है। तो ये कोई अजीत दादा या कोई प्रफुल्ल पटेल आके कहे कि भाई ये हमारा पार्टी है, तो ये हो ही नहीं सकता ना। तो अध्यक्ष को तो उन्होंने लॉ का नॉलेज है, उनको एडवोकेट है वो, तो वो उनको इतना आसान नहीं है कि जितने आसानी से उन्होंने धनुष्य बाण दे दिया, शिवसेना का सिंबल दे दिया, पार्टी का अध्यक्ष पद दे दिया, वैसा शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी के साथ करने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि सब जो कागज़ है, जो कायदा कानून से अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष है, पवार साहब ने स्थापित किया हुआ पक्ष है, इसका कोई दूसरा इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन ईडी कहीं ना कहीं अब पवार साहब के घर में भी घुस चुकी है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई अब पवार परिवार तक आ गई है। नहीं, वो आने दो ना, रोहित पवार जी डरने वाले नहीं है, वो तो संघर्ष करते हैं। संघर्ष यात्रा उन्होंने निकाली थी, बेरोजगार युवकों का अच्छा उनको सपोर्ट मिल रहा था। पवार साहब को खुद को ईडी की इंक्वायरी करने के लिए बुलाया गया था 4 साल पहले, लेकिन पवार साहब ने ये कह दिया कि चलो मैं आता हूँ तुम्हारे ऑफिस में। तो मुंबई का पुलिस कमिश्नर वहाँ आया कि पवार साहब प्लीज़ आप मत आइए, क्योंकि इतनी भीड़ जुट गई थी कि पवार साहब को आप लेके जाएंगे ये नहीं है, हिम्मत किसी की नहीं थी, और ईडी ने भी घुटने टेक दिए थे। तो ये सब है पवार साहब के फैमिली के ऊपर एलिगेशंस करना, रोहित दादा पवार के ऊपर करना, लेकिन ये चलता रहेगा। उनका ये खेल 2 महीने में ख़त्म होने वाला है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि विद्या चौहान जी ने किस तरह से अपने सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत जे आर्ट कॉलेज के प्रांगण से हुई और फिर राजनीति में कदम रखा, और आज एनसीपी पार्टी की एक कद्दावर नेता के तौर पर वो महाराष्ट्र में नेतृत्व कर रही हैं, मुंबई में नेतृत्व कर रही हैं। उन तमाम दलित समाज के लोगों के लिए, जो गरीब पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आवाज़ इंडिया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।